स्वागत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों और सभी मित्रों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स का इतिहास विषयक दर्शन। इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स की दृष्टि कैसी है, तो उसका दर्शन भौतिकवाद है, ये हम जानते हैं, और उसकी दृष्टि कैसी है इतिहास के विषय में, ये आज हम लोग देखेंगे। कार्ल मार्क्स के अनुसार मानव समाज के विकास का इतिहास किन्हीं दैवी परिस्थितियों के कारण नहीं, वरन भौतिक व आर्थिक परिस्थितियों के कारण होता है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि कोई दैवी योजना से परिस्थितियों का निर्माण नहीं होता है, बल्कि मानवीय जो दैवी और भौतिक और आर्थिक परिस्थितियां होती हैं, उसी से मानव समाज का निर्माण का विकास होता है तथा उस विकास के कुछ निश्चित वस्तुगत नियम हैं। उसका यह कहना है कि इस विकास के कुछ वस्तुगत या पदार्थगत कुछ वस्तुगत नियम भी हैं, जिनके अनुसार ही विकास होता है। ठीक है, तो मार्क्स के ऐतिहासिकवाद के दो प्रमुख सिद्धांत यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं हमको। इसमें पहला सिद्धांत है कि प्रकृति के विकास की ही तरह सामाजिक विकास के भी कुछ निश्चित नियम हैं, और दूसरा उसका सिद्धांत यह है कि सामाजिक विकास के रूप के निर्धारण में, सामाजिक विकास के रूप के निर्धारण में भौतिक और आर्थिक परिस्थितियां ही प्रमुख होती हैं। वो बार बार इस बात को कहता है कि भौतिक और आर्थिक परिस्थितियां ही समाज के विकास को निरूपित करती हैं, ना कि कोई दैवी योजना। उन्हीं के अनुरूप, भौतिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप ही उस समाज का सामाजिक और राजनीतिक संगठन, कानून, धर्म, नैतिक मूल्य और मान्यताएं हो जाती हैं। तो मार्क्स की इतिहास संबंधी व्याख्या को आर्थिक व्याख्या भी कहा जाता है, क्योंकि वो इतिहास को भी आर्थिक और भौतिक दृष्टि से ही देख रहा है। तो इसलिए उसकी इस व्याख्या को भौतिकवादी और आर्थिक व्याख्या भी कहा जाता है। इसका विवेचन इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अंतर्गत किया जा सकता है, जिनको हम यहाँ पर आपको लिखते हैं। आप चाहे तो इनको नोट कर सकते हैं। तो जिसमें है पहला, उत्पादन की विधि। उत्पादन की विधि कि किस विधि से उत्पादन किया गया है। दूसरा है उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन। तीसरा है समाज के उत्पादन शक्तियां। समाज की उत्पादक शक्तियां। तो इन 3 पॉइंट्स पे हम इसका विचार करेंगे कि कैसे आर्थिक व्याख्या समाज की उसने की है। इतिहास को देखने के लिए भी उसकी व्याख्या भौतिक और आर्थिक दृष्टि रखती है। तो यहाँ पर उत्पादन की विधि सबसे नंबर 1 पे आती है। तो मनुष्य को भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकता होती है। इस संसार में जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, हमारी आधारभूत आवश्यकताएं, वो क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, भोजन, वस्त्र और आवास, ठीक होती है। अतएव इनका उत्पादन करना आवश्यक है। अब जब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो जो हमारी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, उनका उत्पादन करना अति आवश्यक है, क्योंकि उनके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं। इस संसार में हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। इसलिए
इनका उत्पादन होना आवश्यक होता है। अब यहाँ पर बात यह है कि उत्पादन की विधि देखते हैं कि जिस विधि से इनका उत्पादन होता आया है उससे समाज की गति का निर्धारण होता है। इस बात को आप समझ रहे हैं कि प्रारंभ में किस विधि से होता था उत्पादन? नवपाषाण काल में अगर हम देखें तो कृषि का विकास हुआ था, लेकिन कृषि के उपकरणों का बहुत ज्यादा विकास नहीं हो पाया था। तो प्रारंभ में तो मनुष्य फावड़ा आदि से बनाकर या कुदाली आदि बनाकर मिट्टी को खोदता था, उसमें बीज बोता था। ठीक है, नवपाषाण काल में थोड़ा कृषि का विकास हुआ और बैलों का जुआ बन गया, योग बनकर, जो बैलों के कंधों पर रखा जाता था और बैलों से कृषि का विकास होने लगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल तक हम देखते हैं कि एक एक खेत में 24 बैलों वाले भी चलते थे, जिनसे कृषि का काफी विकास देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्पादन की जो विधि है, यानी किस प्रकार से किस प्रकार से कृषि का विकास किया मानव ने, भोजन के लिए कौन सी व्यवस्था की। आधुनिक काल में हम क्या देखते हैं कि बैलों का स्वतः ही समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि मशीन युग है, कलयुग है, मशीन का युग है और यहाँ पर हम ट्रैक्टर से, मशीनों से खेतों की कटाई करते हैं। अभी मशीन का कार्य चल रहा है। ठीक, तो बैलों की उतनी आवश्यकता नहीं रह गई है। तो यहाँ पर उसका यही कहना है कि उसका उत्पादन, जिस विधि से इनका उत्पादन होता है, रोटी कपड़ा और मकान के लिए जिस विधि से उत्पादन होता है उससे समाज के विकास की गति का निर्धारण होता है। हम कह रहे हैं कि हमारा समाज जो कुदाली और फावड़े पर आधारित था, फिर बैलों के पर निर्भर हुआ खेती करने के लिए, आज हम मशीनों पर निर्भर हो गए हैं। तो हमको ये लगता है कि हमारे यह प्रगति का सूचक है, समाज के विकास का सूचक है कि अब, क्योंकि समय की बचत होती है मशीनों के द्वारा, इसलिए। अब दूसरा आता है उत्पादन के साधन। ठीक है, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। जब साधन जुटाए जाते हैं तभी कोई कार्य हो पाता है। उदाहरण के लिए खेती के लिए भूमि, बीज तथा कुछ औजार आदि की आवश्यकता होती है। यदि कृषि करनी है तो भूमि होनी चाहिए पहले, और किसान के पास बीज भी होने चाहिए और कुछ उपकरण भी, औजार भी उसके पास खेती के से संबंधित होने चाहिए। तो साधनों की आवश्यकता होती है। और इसी तरह वस्त्रों के बनाने के लिए, मान लीजिए कपड़े हैं, रोटी कपड़ा और मकान, हमारे पास 3 मूलभूत आवश्यकता है। तो अब हमको वस्त्र भी पहनने हैं, तो वस्त्रों के बनाने के लिए भी कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। जैसे पहले करघे की आवश्यकता होती थी, रुई की आवश्यकता होती थी, सूत काटने की आवश्यकता होती थी, फिर करघे की आवश्यकता होती थी। आजकल मशीनों पर भी ये काम होने लगा। ठीक, अब इसी प्रकार आवास के लिए रोटी कपड़ा और मकान। अब मकान के लिए देखते हैं, आवास के लिए भी अगर हमको मकान बनाना है, आवास बनाना है, घर का निर्माण करना है, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी? मिट्टी, गारा, ईंट, लोहा, सीमेंट आदि की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं सब सामग्रियों से हमारे घर का निर्माण होता है, आवास का निर्माण मनुष्य के होता है। तो अब उत्पादन के आधुनिक ढंग में इन साधनों का रूप पूंजी, श्रम आदि का हो गया है। अब ये तो साधन है जो हम मानव प्रकृति से भी प्राप्त करता है, कुछ स्वयं भी निर्मित करता है, लेकिन आधुनिक काल में उत्पादन के इन साधनों का जो रूप है चेंज हो गया है। अब ये रूप क्या हो गया है? साधन तो है हमारे पास, लेकिन ये पूंजी और श्रम का हो गया है। यानी किसी ने मशीनें बनाई, किसी ने खरीदी, और जिसके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो मशीनें नहीं खरीदता, तो वो क्या करेगा? उन मशीनों पर काम करके श्रम करेगा, श्रम से कमाएगा। तो पूंजी और श्रम, दो चीजों में उसने इन आवश्यकताओं को विभाजित कर दिया कि अब इनका स्वरूप ही बदल गया आधुनिक काल में। तो मार्क्स का कहना है कि उत्पादन के उक्त साधनों के रूप का समाज के विकास की गति पर, उक्त साधनों का समाज के विकास की गति पर निर्णायक प्रभाव पड़ता है। निर्णायक प्रभाव पड़ता है, यानी समाज प्रगति कर रहा है, किस ओर जा रहा है, और समाज में वर्गीकरण आदि देखने को मिलते हैं। पूंजीपति मिलते हैं देखने को और श्रमिक देखने को मिलते हैं।
दो वर्गों का भी देखने को मिलता है। ये उसका आशय है इस बात से। तीसरा जो तत्व है, समाज की उत्पादन शक्तियां, उत्पादन के लिए साधनों का निर्माण और उसका प्रयोग करने के लिए मनुष्य शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, मशीनें हैं चाहे, और चाहे मनुष्य के द्वारा बनाए, मानव के द्वारा बनाए हुए उपकरण है, चाहे प्राकृतिक साधन है, लेकिन इन सबको चलाने के लिए मैन पावर की आवश्यकता होती है, जिसको हम मानव शक्ति के रूप में जानते हैं। जैसे अगर हमको धान लगाना हो तो हमें बहुत सारे लेबरों की आवश्यकता पड़ती है, श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे खेतों में आकर धान रोपते हैं, है ना। गेहूं बोना हो तब भी, कोई भी बीज बोना हो तो उसके लिए कुछ मनुष्य लगते हैं उसमें, कृषि के कार्य में। अकेले नहीं होता है, ये टीम वर्क की तरह होता है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि उत्पादन प्रक्रिया में इसका बड़ा महत्व है। किसका? मानव शक्ति का बहुत महत्व है। इसलिए मेहनत कश जन समुदाय, जो मेहनत करने वाला है, जो हार्ड वर्क कर रहा है, ऐसा जन समुदाय बड़ी संख्या में है, जिनकी गिनती बहुत बड़ी संख्या में है, ऐसा समुदाय जनता का पृथ्वी पर तमाम भौतिक मूल्यों का सृजन करता और इतिहास का सच्चा निर्माता है। उनका कहना है कि पृथ्वी पर जो तमाम भौतिक मूल्यों का सृजन हो रहा है, उसके मूल में कौन है? यह मानव शक्ति या मैन पावर ही है, जो इतिहास का यही वर्ग, श्रमिक वर्ग ही इतिहास का सच्चा निर्माता है, ना कि पूंजीपति वर्ग। ठीक है। चौथा हमारा आता है उत्पादन संबंध। चौथा पॉइंट है हमारा, एक और पॉइंट है इसमें, उत्पादन संबंध। संबंध, उत्पादन का संबंध। अब इसमें जो मार्क्स के विचार हैं वो है, उत्पादन के विविध साधन होते हैं, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, साहस एवं संगठन। ठीक, ये आपस में परस्पर बंधे होते हैं। ये साधन आपस में एक दूसरे से कहीं न कहीं अंतर संबंध से इंटरेक्ट होते हैं, बंधे होते हैं, क्योंकि सभी चीजें जब मिलती हैं तभी कोई कार्य आगे बढ़ पाता है, तभी प्रगति या विकास दिखाई पड़ता है। उत्पादन के साधनों का प्रभावकारी ढंग से प्रयोग करने के लिए, जो भी उत्पादन के साधन है, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, साहस है और मानवों का संगठन है, इन सबको प्रभावकारी ढंग से प्रयोग करने के लिए समाज अपने को एक विशेष प्रकार से संगठित कर लेता है। समाज के मन में एक विशेष विचार आ जाता है, विशेष भावना आ जाती है, और वह अपने को विशेष प्रकार से संगठित कर लेता है। मार्क्स ने इस संगठन को उत्पादन संगठन की संज्ञा दी है कि एक तो हार्ड वर्क करने वाला श्रमिक वर्ग हो गया, यहाँ पर ये संगठन हो गया, और दूसरा संगठन उन पूंजीपतियों का जिनके पास पैसा है, जो मशीनें लाकर लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि ये उत्पादन का ही संबंध है, जो भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन को आपस में जोड़े रखता है, एक संबंध देता है। समाज के आर्थिक उत्पादन संबंध जैसे होते हैं, जो आर्थिक उत्पादन समाज में हो रहा है वह संबंध जैसे होते हैं, उन्हीं के अनुसार जैसे हमारे देश का आर्थिक उत्पादन होता है, इस समय भी हम देख रहे हैं कि आधुनिक काल में भी, कि प्रत्येक देश में जो देश आर्थिक दृष्टि से अधिक मजबूत है, वही दृष्टि ज्यादा पावरफुल माना जाता है, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि रशिया, है ना। अभी भारत भी विकासशील देशों की श्रेणी में था, और अब अपनी मेहनत के दम पर वो विकसित, या श्रम के दम पर अपने विकसित देशों की श्रेणी में चौथे नंबर पर उसकी अर्थव्यवस्था लगभग तीसरे चौथे नंबर पर आने वाली है, आ रही है। हाँ, तो विकसित हो जाएगा, अभी तो रैंकिंग चल रही है। ठीक है, तो जैसे समाज के आर्थिक उत्पादन संबंध होते हैं, वैसे ही उसी के अनुसार उस समाज की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संस्थाएं तथा कानून, दर्शन, कला एवं साहित्य इत्यादि भी हो जाते हैं। वो कह रहा है कि जैसे किसी देश के आर्थिक संबंध होते हैं,
आर्थिक दृष्टि से कोई देश मजबूत है, कोई देश नहीं मजबूत है, तो उसी हिसाब से उसके राजनीतिक संबंध, उसके सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं भी बढ़ती या घटती रहती हैं, उनका उत्थान पतन होता रहता है। तथा कानून, दर्शन, कला और साहित्य भी उसी के आधार पर ही प्रगति करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि गुप्त काल हमारे यहाँ का स्वर्ण युग था, यानी उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक प्रत्येक दिशा में उन्नति देखी जाती है उस काल में, इसीलिए उसको कहा जाता है कि हमारे भारतीय इतिहास का वो स्वर्ण युग था, है ना। अन्य राज्यों में उतनी उन्नति अन्य कालों में नहीं देखी गई, तो उसको स्वर्ण युग की संज्ञा नहीं दी गई। मार्क्स के अनुसार भौतिक परिस्थितियां द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नियम के अनुसार बदलती हैं। हम लोग द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का मतलब है कि प्रत्येक क्रिया की या पदार्थ की प्रतिक्रिया होती है, वाद का प्रतिवाद होता है। जैसे कोई दाना, धान का बीज या कोई अन्य बीज धरती में जब डाला जाता है तो प्रतिक्रिया स्वरूप वह अंकुर को, बीज में से अंकुर निकल आता है और वह पौधा बन जाता है। फिर उसका विकास होता है और उसमें बालियां लग जाती हैं। एक दाने के बदले हमको 100 दाने एक एक बाली में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये विकास का प्रतीक माना उसने भौतिकवाद के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यही पर जोड़ रहा है वो कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नियम के अनुसार भौतिक परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। अगर अनाज का उत्पादन बहुत ज्यादा है तो अपने आप ही देश अन्य चीजों की तरफ ध्यान लगाएंगे और उनका पेट भरा रहेगा। ज्यादा अधिक अनाज का उत्पादन होगा तो दूसरों को भी बेचा जा सकता है और धन का प्रभाव बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, वो ये कह रहा है। और जहां पर उत्पादन कम होगा तो अपने आप गरीबी आएगी, पॉवर्टी आएगी, तो वहां पर कैसे किसी चीज की अधिक उन्नति संभव हो सकती है? ना राजनीतिक होगी, ना धार्मिक होगी, ना साहित्यिक होगी, ना आर्थिक होगी। तो आर्थिक परिस्थितियां ही उसने आधार बताई हैं भौतिकवाद के, ठीक है। उत्पादन के लिए मनुष्य नए औजारों का निर्माण करते हैं, नित्य नया प्रयोग होता है, नए नए औजारों का निर्माण मनुष्य मानव करता है और उत्पादन में नए नए तरीकों को भी अपनाया जाता है। जैसे पहले मैन पावर से होता था, फिर पशुओं का सहारा लिया गया, अब मशीनों का सहारा लिया जाता है। तो नए नए तरीकों को अपनाते हैं। जब उत्पादन के भौतिक तत्व बदल जाते हैं, उत्पादन करने के भौतिक तत्व, जैसे कृषि के तत्व आज बदल गए, आज हम बैलों से खेती नहीं करते हैं और हम ट्रैक्टर से खेती करते हैं। आज हम मैन पावर, मशीनों, मजदूरों से, श्रमिकों से खेत कम कटाते हैं, मशीनों से ही रोटावेटर से कटा लेते हैं, है ना। तो जब उत्पादन के भौतिक तत्व बदल जाते हैं तब उनकी जगह पर नए तत्व आ जाते हैं। अब बैल की जगह पर ट्रैक्टर आ गया, नए तत्व आए कि नहीं आए? तो उसकी जो व्याख्या है इतिहास को देखने की, वो भी उसकी आर्थिक व्याख्या ही है, जिसमें उसने 4 पॉइंट हमको बताया: उत्पादन की विधि, उत्पादन के साधन, समाज की उत्पादक शक्तियां और उत्पादन का संबंध आपस में, ठीक है। ये तो ये हुआ।